Okay, so now we are going to discuss the day before exam of your SCM paper. How to plan this, how to go with this. Now डे बिफोर एग्ज़ाम के पहुंचने के पहले आप क्या क्या करके आ गए होंगे वो मैं पहले एक जर्नी को मैप कर रहा हूँ. क्लासेस कर लिया आप, राइट. सेकेंड नंबर, आपने मेरा रिवीजन सागा का वीडियोस देख लिया. सारा रिवीजन सागा देख लिया, इसका मतलब आपका ICMI मैट पूरा कवर हो गया. और उसके बाद खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, उसके जो सम्स मैंने समझाए थे वो इंश्योर किया कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी की. ठीक है, खाली समझने से तो काम नहीं होगा, खाली देखने से काम नहीं होगा. अब प्रैक्टिस के लिए आप SCM का DJB बुक उठा लिए, विच इज़ बेसिकली जितने भी पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं प्लस जो भी आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं वो कवर कर लिया. तो आपका सवाल ये आता है कि सर क्या ये रिवीजन सागा इनफ नहीं है. जब क्लासेस करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है, क्या सर क्लासेस इनफ नहीं है. तो आंसर है कि क्लासेस इनफ नहीं है. ICMI क्या इनफ नहीं है, नहीं है. तो इसके बाद क्या करना है, मैंने ICMI का जो आपने समझाया तो प्रैक्टिस कर लिया, क्या वो इनफ नहीं है. आंसर है नहीं है. तो इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करना ही करना है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे नए क्वेश्चंस आ जाते हैं जो फिर एग्जाम में आते हैं जो कि आपके पहले कभी नहीं किए हुए हैं. सर हमने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया, क्या वो इनफ नहीं है. नहीं है, आपको मॉक टेस्ट पेपर भी करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर जो बेसिकली मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट से आता है उसमें फिर कुछ नया कुछ पैटर्न घुसा देता है या कुछ नया तरह का क्वेश्चन आ जाता है जो आपको करना ही करना है. इतना करना क्या इनफ नहीं है. अगर मैं यहाँ तक कर लिया तो क्या इनफ नहीं है. तो मैं बोलूँगा ये प्रिपरेशन एंगल से इनफ है, लेकिन खुद को चेक करना भी एक बहुत बड़ा ज़रूरी है. खुद को चेक करने के लिए आपको SJC से मिलता है मॉक टेस्ट संग्राम. वो आपने दे लिया तो आपको एग्ज़ाम का जो लिखने का डर है वो ख़त्म हो गया और आपको स्ट्रेटेजाइज करना आ गया डे बिफोर कैसे पढ़ना है. अगर आपने मॉक टेस्ट संग्राम दे दिया तो आपका प्रिपरेशन लेवल कंप्लीट है. ठीक है, तो प्रिपरेशन लेवल कंप्लीट तब मैं मानता हूँ जब आपने यहाँ सब जगह टिक लगा दिया. अगर कोई भी एक जगह डेंट मारा हुआ है तो थोड़ा सा तो टेंशन है भाई साहब, ये बात तो मानना पड़ेगा. ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि आपने ये सारा कर लिया है. ठीक है, क्लासेस भी कर लिया, रिवीजन सागा भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, ये प्रीवियस ईयर पेपर MTP भी कर लिया और मॉक टेस्ट भी दे दिया. तो अब आ जाता है डे बिफोर एग्ज़ाम. तो डे बिफोर एग्ज़ाम में अब और हमें क्या करना है. ठीक है, तो आओ दोस्तों समझते हैं डे बिफोर एग्ज़ाम में आपको और क्या करना है. तो सबसे पहले आपको सारा कॉन्सेप्ट नोट्स एक जगह करना ज़रूरी है. उसके लिए हम लोग बोलते हैं समरी नोट्स की आवश्यकता होती है. अब समरी नोट्स नॉर्मली बच्चों को खुद बनाना इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है. कैसा फ़ायदा होता है, समरी नोट जब आप खुद से बनाते हो ना तो दिमाग में छप जाता है. कैसे बनाते हैं, नॉर्मल कागज़ लेके चैप्टर का जितना चीज़ हो सके काम का उतना उतार लो, इवन हेडिंग भी उतार लो तो भी वो समरी नोट्स का काम करता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें पूरा डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट लिखना है, खाली हेडिंग भी उतार लो उस चैप्टर का जितना हो सके. और हेडिंग अगर माथा में याद हो जाए तो आपको वो हेडिंग देख के पूरा उसका याद आ जाता है, तो भी वो समरी नोट्स का काम करता है. हेडिंग इटसेल्फ वर्क्स लाइक समरी नोट्स. तो ये अगर आप नहीं बनाया तो एक बार आपको बनाना चाहिए. और आपको अगर मेरे तरफ से हेल्प चाहिए, ठीक है, तो टंग एक मेरे तरफ से हेल्प है आपके लिए. आप उसके लिए मुझे थैंक यू व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं, वीडियो में बोल सकते हैं. अगर आप लोग थैंक यू बोलना नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा. आप लोगों के लिए हमने एक पूरा इस तरह का सुंदर सा वाव बुक बना दिया. वाव बुक, दिस इज़ माय बुक कॉल्ड वाव बुक. इसको सेवियर बुक नाम दिया हुआ है. बहुत समय से ये बुक और सिलेबस में भी बनाया हुआ था, बहुत समय से चलता आ रहा है. तो ये वाव बुक है जो आपको वाव फीलिंग दिलाएगा. इसमें क्या सारा थ्योरी, सारा प्रैक्टिकल, सब का जो नोट्स हो सकता है वो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया है. तो ये डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए मस्त एक मटेरियल है. अगर आप नज़र से दौड़ाते जाएं तो इसमें अभी थ्योरी चैप्टर्स दिख रहे हैं. ठीक है,
अब जैसे प्रैक्टिकल के भी सारे फार्मूलाज डाले हुए हैं, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं वो सारा फार्मूलाज लिखा हुआ है। बहुत जगह मेरा हैंड रिटन नोट्स भी दिया हुआ है, बहुत जगह हमने टाइप कर दिया, बहुत जगह हमने अपना हैंड रिटन नोट्स ही डाल दिया। तो ऐसे कर करके ये पूरा बन गया है। कुछ कुछ अच्छा विजुअल भी डाल दिया टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, है ना। तो जिससे भी सम्स हो सकता है वो सब हमने यहाँ पर बना दिया है, इंक्लूडिंग थ्योरी भी सब डाल दिया है। तो क्या सर ये इनफ है? आपका तो एक ही सवाल है, क्या ये इनफ है? तो इनफ का ही आंसर दे रहा हूँ ना आपको भाई साहब, ओ भाइयों बहनों। तो यही तो समझने का कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट नोट्स चाहिए मेरा। तो समरी नोट्स आप खुद से बनाए तो वो ज़्यादा इनफ है, क्यों? क्योंकि उससे मेमोरी आपका ज़्यादा जगेगा। बट मान लीजिए आप अगर मेरे समरी नोट्स से, जिसका नाम इस बार दिया गया वाओ बुक, तो उससे रेफरेंस लेके अपना बनाते हो तो उससे भी काम बनेगा। और अगर अपना नहीं बना आप लास्ट में एकदम अधमरे अधमरे से ही हैं, तो कुछ तो चाहिए ना भैया, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का काम करेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, बट इसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये उन बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जो मेरा सारा क्लास किए हुए हैं, और जो क्लास नहीं किए हुए हैं उनको थोड़ा कोशिश करने से समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाए शायद। तो ये समरी नोट्स खुद से बनाया हुआ का बहुत बड़ा वैल्यू है, और वो एक पेज में एक चैप्टर का खाली कंटेंट भी उतार लोगे तो भी काम होगा। अगर कंटेंट समझ में नहीं आता तो ये वाओ नोट्स को यूज़ कर सकते हो, इट विल हेल्प यू। तो ये कंसेप्ट नोट्स ऐसे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको एससीएम में चाहिए, तो एससीएम में नहीं, ये हर सब्जेक्ट में चाहिए आपको। ऐसा वैसे मेरा वाओ बुक एसएफएम में भी बना हुआ है। वो एसएफएम का रिवीजन क्लासेस अगर आप यूट्यूब में देखोगे मेरा, तो उसमें भी मेरा हैंड रिटन आपको सब मिल जाएगा। तो कंसेप्ट नोट्स के बाद सेकंड नंबर आपको चाहिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। बहुत बार आप लोग इसको एबीसी एनालिसिस बोलते हो, बट ये एबीसी एनालिसिस मेरा दिया हुआ का कोई काम नहीं है, आपको अपने से करना चाहिए। दैट्स गोइंग टू चेंज द गेम। एंड ये कैसे होगा? ये आपको खुद से जो भी अभी क्लासेस किया, रिवीजन सागा किया, प्रैक्टिस करके कुछ और एनलाइटनमेंट हुआ, डीजेबी सॉल्व करके कुछ आपका एनलाइटनमेंट हुआ, तो आपको वहाँ से चैप्टर वाइज जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, जिस क्वेश्चन का चीज़ आपको याद नहीं रह रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर का लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। और ये अभी डे बिफोर एग्ज़ाम के पहले दिन नहीं बनाया जाता, ये पहले से बनाया जाता है। समरी नोट्स डे बिफोर एग्ज़ाम के दिन नहीं बनाया जाता है, पहले से बनाया जाता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए रेडी है। तो डे बिफोर एग्ज़ाम में जैसे ही आप आएंगे, अपने पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, तो समरी नोट्स खोलूँगा, एक चैप्टर को फटाफट गो थ्रू करूँगा। गो थ्रू करने का मतलब ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं हेडिंग देखकर रिकॉल करूँ कि मेरे को याद है कि नहीं है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार देख लूँगा, याद आ जाए। और उसके बाद उस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन नंबर पेज नंबर खोलूँगा और वही देखूँगा, उसमें क्या ट्रिक है वो देखूँगा, और इस तरह से चैप्टर को ख़त्म कर लूँगा। फिर हर चैप्टर का कम से कम एक सवाल अपने हाथ से पूरा बनाऊँगा, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखे बिना ट्राई करूँगा, कैलकुलेटर लेके आंसर निकालने का कोशिश करूँगा। नहीं हुआ तो समझूंगा चलो अच्छा है, अभी मिस्टेक निकल गया, नहीं तो एग्ज़ाम में निकलता, उससे डरूंगा नहीं। और उसी को लेकर मैं लर्निंग समझकर अपना एक बार दिमाग में उसको सेट करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर। हर चैप्टर का एक सवाल कम से कम बनाना ही है। कौन सा? वो आपको जो मन करे, रैंडमली इसी लिस्ट में से। ठीक, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको एमसीक्यू में, जहाँ से भी आप एमसीक्यू पढ़े, कहाँ से आप एमसीक्यू पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ में एमसीक्यूज़ आए, एससीएम डीजेबी में एमसीक्यू आए, ठीक है, रिवीजन सागा में आईसीएमआई में बहुत सारा एमसीक्यू था, क्लासेस में अगर एमसीक्यूज़ हुआ, तो जहाँ जहाँ पे एमसीक्यूज़ हुआ वो सारा में जो सर्कल्ड एमसीक्यू है जिससे आप आंसर नहीं निकाल पाए थे, उसको रिवाइज करेंगे। और ये सारा होने के बाद जो थ्योरीज़ है, एग्ज़ाम में थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट 10 नंबर तक का आप समझ लीजिए,
डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और आप ऐसा समझ लीजिए कि एमसीक्यूज में कुछ थ्योरीज रहेंगे। तो एमसीक्यू थ्योरीज तो एमसीक्यू से कवर हो गया। कुछ जो थ्योरीज है उसमें भी एक बार हेडिंग्स को थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। तो थ्योरी मतलब इसी ऑर्डर में चलेगा पढ़ाई, पहले सारा कंसेप्ट नोट्स पढ़ेंगे, फिर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एमसीक्यूज देखेंगे, फिर थ्योरी का हेडिंग्स रिवाइज करके एग्जाम हॉल में चले जाएंगे। थ्योरी रास्ता में पढ़ते पढ़ते जा सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ द प्लानिंग शुड बी फॉर द डे बिफोर एग्ज़ाम। तो आपको डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए रेडी होने के लिए समरी नोट्स बनाना है, वो बुक का हेल्प ले सकते हैं या फिर खुद से बनाइए तो बहुत अच्छी बात है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिस्ट मैं नहीं दूंगा, ये आपको सेल्फ बनाना है, किसी का भी दिया हुआ कोई काम का नहीं है। आप जहाँ फंस सकते हो वही आपको इसमें से चुन के लिस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये समय आपको देना है। और उसके बाद एमसीक्यू और थ्योरी के लिए भी हमने ऐसे रिवीजन वीडियो, पूरा मैराथन वीडियोस डाल दिए हैं। और उसके लिए जो नोट्स है वो भी शायद उस मैराथन वीडियो में दिया हुआ, और उसका नोट्स ये वाव बुक में भी है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और थ्योरी का एक बार वो सेशंस देखना ज़रूरी है आपके लिए, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि क्या है। उसके बाद यहाँ से हेडिंग्स से रिवाइज कर लेंगे। हेडिंग्स मतलब पॉइंट्स का रिवीजन वो कर लेंगे, तो आपका थ्योरी का एक बार काम हो जाएगा। थ्योरी को एकदम से ऑप्शन में छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि कई बार कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत टेक्निकल आ जाता है जो आपका अटेम्प्ट पूरा नहीं कर रहा। तो थ्योरी अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो कुछ तो आप करके आ पाओगे। ऐसे एमसीक्यू आपके लिए वरदान है। एमसीक्यू में टारगेट आपका 30 में 28 नंबर का होना चाहिए। अगर वहाँ 28 उठा लिया तो वेरी श्योर कि आपका पेपर में एग्जामिशन कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि 28 नंबर यहाँ पे आ गया, तो बाकी 70 मार्क में आपको 32 मार्क उठाना है। अब 32 मार्क अगर उठाना है एग्जामिशन के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए 40% पेपर तो क्यूटी वाला है, तो क्यूटी अच्छे से आपका किया वही होना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिमुलेशन, लर्निंग कर्व, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बस मैक्सिमम मिनिमम में डर लगेगा अगर आप कैलकुलस नहीं जानते हैं, बट कैलकुलस जानते हैं तो वो भी ईजी है। और थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग में डर लग सकता है कि इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन है, बट अगर आपने प्रैक्टिस किया तो वो भी ईजी लगेगा। और गेम थ्योरी ईजी चैप्टर है, तो क्यूटी से ही आपका कम से कम मुझे लगता है 30 नंबर उठ जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका एग्ज़ाम में 40 मार्क्स तक का पेपर आएगा, इंक्लूडिंग क्यूटी पार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी 30 नंबर जो उठाना है आपको क्यूटी से ही मिल जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और बाकी कॉस्ट तो कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो उससे करोगे, तो बाकी सब तो सरप्लस ही सरप्लस है। तो क्यूटी अच्छे से रगड़ के कर लिया और एमसीक्यू रगड़ के कर लिया, तो यहीं पे एग्जामिशन का प्लानिंग हो गया। उसके बाद जो आ रहा सरप्लस आ रहा है, तो दैट स्ट्रेटजी इज देयर, है ना। बट अब क्यूटी से चैप्टर से डरते हो तो फिर कॉस्ट में घुसना ही पड़ेगा, है ना। बट ऐसा नहीं कॉस्ट छोड़ना है, कॉस्ट तो अपने आप में कॉस्ट है ही, तो वो रिवीजन में इतना अच्छा से सब समझा दिया, आपका काम बन जाना चाहिए। तो दैट्स इट इन दिस स्मॉल, छोटा सा जाते जाते आने का गाइडेंस। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करें एंड टारगेट करें कि एग्जामिशन आ जाए आपका। और अगर कुछ भी और हेल्प चाहिए तो आप हमें रीच आउट करें, ठीक। और यदि एग्जामिशन आ जाए तो आप गिफ्ट्स ज़रूर भेजिएगा, ठीक। कि स्ट्रेटजी फॉलो किया, रिवीजन के एग्जामिशन आ गया, गिफ्ट्स वेलकम है, बहुत सारे गिफ्ट्स वेलकम है। और आके मिले तो बहुत ही अच्छा लगेगा। गिफ्ट नहीं चाहिए फिर, बस आप आ जाओ, आपसे मिल के तो अपरंपार मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आपको इन वीडियोस से, सीरीज़ से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ एक काम ज़रूर करना कि अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को धक्का देकर हाथ पकड़ के एसजीसी में भेजना है। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया एसजीसी में चले जाओ, पीछे पढ़ना पड़ेगा उनके कि भाई आपको यहीं पे पढ़ना है। और एसजीसी में अगर आप मान लीजिए एससीएम ही अभी दे रहे हैं या ऐसे अभी ग्रुप 3 दे रहे हैं, तो ग्रुप 4 का भी सारा सब्जेक्ट्स का क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सारे सब्जेक्ट का क्लासेस के लिए एसजीसी को प्रेफर करें, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि आप बच्चों के लिए और काम करें। हम लोग ऐसे बहुत सारे और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड सीएमएस को बुलाते हैं, रैंक होल्डर्स को बुलाते हैं, यूट्यूब में वीडियोस आते रहता है, उनका लाइव सेशन होता है। हर महीना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर स्टूडेंट से सेशन करवाते हैं कि आप लोग किस तरीके से और अपना टाइम को बेटर मैनेज करके अपना रूटीन बनाकर अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर हमारे यहाँ पर एडमिशन जब होती है स्टूडेंट्स के, तो हर बच्चों का नीड असेस करके उसके हिसाब से उसको
अलग अलग तरीके से बांट कर हम लोग उनको टैकल करने का प्लान्स बनाते रहते हैं, उसके ऊपर सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, बच्चों को ट्रैक पे लाने का प्रयास किया जाता है. लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी कीप ऑन डूइंग एंड दीज आर जस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू. तो वो जब कोई बच्चा जुड़ता है ना, तब उसको पता चलता है कि वो किससे जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहा है. सो मेरा तो यही कहना है कि आप बस इतना सेवा लिए हैं तो एक सेवा ज़रूर करना है कि अपने तरफ से बच्चों को खाली बोलना नहीं है, भाइयों को बोलना नहीं है, पकड़ के हाथ लेके आना है और यहीं एडमिशन कराना है. और मेरे में अगर आपको कोई लगे कि किसी कारण से आप बोल नहीं पा रहे किसी को, तो मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ, तो आई विल ट्राई. बट रिश्ता हमारा बने रहना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, सायोनारा, टेक केयर.